Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni and I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to study class 11th NCERT Geography, Fundamentals of Physical Geography. And we are on chapter number 7, wherein we are discussing about landforms and how they are about their evolution. We've already talked about glacier landforms, karst topography, riverine landforms, and wave cut platforms landforms. Today we would be talking about winds landforms, the landforms which are formed due to the action of winds. So again, like all the other landforms, this particular portion will also have erosional landforms as well as depositional landforms. सो विंड्स हम सबको पता है, जो हवा चलती है उनको हम विंड्स बोलते हैं. सो विंड्स एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट एजेंट, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग एजेंट होता है, सबसे स्पेशली हॉट डेजर्ट्स में. यानी कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पे क्या है, कोई भी बैरियर नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, तो वहाँ पे जो विंड का फीचर होता है दैट इज़ वेरी डोमिनेटिंग और वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स क्रिएट करता है. जो डेजर्ट का फ्लोर है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है एंड बहुत जल्दी ही ड्राई, गर्म होने की वजह से, बहुत एक्स्ट्रा हीट होने की वजह से वेरी सून इट गेट्स बैरन, बंजर ज़मीन हो जाती है और सूखा पड़ जाता है. द हीटेड फ्लोर्स जो हैं, जो फ्लोर ज़मीन की जो गर्मी है उसकी वजह से जो उसके ऊपर की हवा होती है डायरेक्टली वो गर्म हो जाती है एंड रिजल्ट इन अपवर्ड मूवमेंट इन दी हॉट लाइटर एयर विद टर्बुलेंस. तो जैसे हमने बोला, गर्म हवा कहाँ जाएगी, ऊपर हल्की हो जाएगी, तो गर्म हवा हल्की हो जाएगी तो वो ऊपर मूव करने की कोशिश करती है. एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इन इट्स पाथ्स सेट्स अप एडीज, व्हर्लविंड्स, अपड्राफ्ट्स एंड डाउनड्राफ्ट्स. और यही हवा जब ऊपर जाती है और ऊपर से किसी तरीके का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उसको फेस करना पड़े, जैसे कि ये हवा ऊपर जा रही है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आ रही है, तो यहाँ पे जनरली आपके एडी करंट्स बन जाते हैं, व्हर्लविंड्स बन जाती हैं. व्हर्लविंड्स वो घूमने वाले जो है बवंडर टाइप्स. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन जाती हैं जो कि विंड के ऊपर नीचे मूवमेंट की वजह से आपकी सैंड की मूवमेंट होने लगती है, डेजर्ट में जो रेत होती है उसकी मूवमेंट होने लगती है, जिसकी वजह से आपकी मतलब ये क्या है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, जब डेजर्ट की ज़मीन गर्म हुई तो उसकी हीट की वजह से ऊपर की जो हवा थी वो गर्म हुई. हवा की गर्म होने की वजह से वो ऊपर मूव करी. ऊपर मूव करते करते अगर उसको किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी दिक्कत होती है, ऑब्स्टेकल फेस करना पड़ता है, तो उसकी वजह से एडीज, व्हर्लविंड्स, अपड्राफ्ट्स और डाउनड्राफ्ट्स बनते हैं. Winds also move along the desert floors with great speed and the obstructions in their path create turbulence. तो बोल रहे हैं जो विंड्स हैं वो डेजर्ट फ्लोर पे बहुत, क्योंकि क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. एक ये ज़मीन है जहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, पेड़ पौधे हैं, अब यहाँ विंड चाहिए कहीं ना कहीं फंस जाएगी और उसकी स्पीड कम हो जाती है. और एक ये है एकदम प्लेन एरिया, कुछ नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो विंड की जो स्पीड होती है यहाँ पे बहुत तेज़ होती है और टर्ब्यूलेंस यानी कि बहुत हिला देती है, हिला के रख देती है सब चीज़ को. ऑफ कोर्स देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स विच आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. कुछ ऐसी विंड्स होती हैं जो स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं. विंड्स कॉज डिफ्लेशन, एब्रेजन एंड इम्पैक्ट. विंड्स की वजह से क्या होता है, डिफ्लेशन. डिफ्लेशन यानी कि किसी भी चीज़ में मतलब ये हवा को, मॉइस्चर को ले लेते हैं. एब्रेजन यानी कि विंड्स मूव करेंगी तो जो नीचे, अगर मान लो कि ये पत्थर है, विंड मूव करी, विंड में कुछ सैंड पार्टिकल्स थे, कुछ मिट्टी के पार्टिकल्स थे, वो जाएंगे, वो हवा की वजह से यहाँ से जाएंगे तो वो इस पत्थर को घिसते हुए जाते हैं और एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है. इम्पैक्ट यानी कि एक धक्का सा, एक झटका सा क्रिएट करती है. ये पत्थर बड़ा है, बहुत भारी पत्थर नहीं है, छोटा सा पत्थर है, हवा चली, बहुत तेज़ विंड चली, तो क्या होगा, उस विंड की वजह से ये पत्थर खिसक जाएगा. तो इस मतलब, और ये जो जब ये खिसक रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम इम्पैक्ट बोलते हैं. डिफ्लेशन इंक्लूड्स लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ रॉक. डिफ्लेशन का मतलब क्या है, एक पत्थर पड़ा था, उसमें कुछ मिट्टी मिट्टी पड़ी हुई थी, रॉक सॉइल पार्टिकल्स पड़े थे, हवा आई और उनको अपने साथ उठा के लेके चली गई. जिन तीन पत्थर सुनते हैं, ठीक है, एक पत्थर ये है, एक पत्थर ये है और एक पत्थर यहाँ, 3 पत्थर. पहले पत्थर पे थी, उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई थी, हवा आई उसको ले गई, जिसको हमने क्या बोला, डिफ्लेशन. क्या बोला, डिफ्लेशन. थी हटा के ले गई तो डिफ्लेशन. दूसरे पत्थर पे दूसरा पत्थर मस्त बैठा हुआ था, हवा आई, अब वो जो वहाँ से मिट्टी के पार्टिकल्स उठा के लाई थी वो इसको घिस देंगे ऊपर से, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एब्रिएशन। क्या हो जाएगा? एब्रिएशन। बहुत तेज हवा चल रही है, यहाँ पे एक छोटा पत्थर था जो कि क्या हुआ, मूव करा, हवा के आने की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, जिसको हम कहते हैं इम्पैक्ट। In the transportation process, sand and silt act as effective tools to abrade the land surface. तो यही जो सैंड और सिल्ट होती है, जो ये पत्थर से उठा के लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि मूवमेंट के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। लैंड सरफेस को ये लोग इफेक्टिवली एब्रेड कर देते हैं। इम्पैक्ट सिंपली एक शेयर फोर्स ऑफ मोमेंटम है जो विच अकर्स जब जो सैंड इज ब्लोन इनटू द एयर अगेंस्ट द रॉक सरफेस। तो कुछ नहीं है, जब सैंड रॉक के सरफेस को टकराती हुई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन। इसको सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेशन की जैसा ही होता है। द विंड एक्शन क्रिएट्स अ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स इन द डेजर्ट। विंड की वजह से काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं आपके डेजर्ट्स में। एक चीज़ आपने याद रखनी है, विंड जो है और भी जगह पे इसके लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स हैं और जो हमारी एरिया ऑफ स्टडी में आ रहे हैं, वो आपके डेजर्ट में लैंड बनने वाले लैंडफॉर्म्स हैं। यानी कि जितने भी विंड्स लैंडफॉर्म बनाएगा, चाहे वो इरोजनल हो चाहे वो डेपोजिशनल हो, वो कहाँ पे होंगे? डेजर्ट में होंगे। इनफैक्ट मेनी फीचर्स ऑफ डेजर्ट्स ओ देयर फॉर्मेशन टू मास वेस्टिंग एंड रनिंग वाटर एज शीट फ्लड्स। ये बोल रहे हैं इनफैक्ट बहुत से फीचर्स हैं डेजर्ट्स के जो कैसे मास वेस्टिंग, यानी कि बहुत सारा जो चीज़ है वो मूव कर जाती है, हिल जाती है, या फिर जो रनिंग वाटर होता है उसकी वजह से शीट फ्लड, मतलब पूरी की पूरी हिस्सा खिसक जाता है। दो रेन होती है वो काफ़ी स्कार्स है, काफ़ी कम होती है डेजर्ट में। इट कम्स डाउन टोरेंशियली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, पर जितने टाइम के लिए होती है काफ़ी खतरनाक तरीके से आती है। द डेजर्ट रॉक्स डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, और क्योंकि जो डेजर्ट के पत्थर वत्थर होते हैं इनमें कोई वेजिटेशन नहीं होता है, कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं, एक्सपोज टू मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस। और इसीलिए ये जो नीचे की ज़मीन है यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है, कुछ नहीं है, तो डायरेक्टली जैसे ही बारिश गिरती है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। बारिश गिर रही है तो भारी है तो पानी गिर रहा है, तो इसकी वजह से मैकेनिकल रिएक्शंस भी बहुत क्विकली हो जाते हैं। ड्यू टू ड्रास्टिक डायर्नल टेम्परेचर चेंजेस। अब डायर्नल टेम्परेचर चेंजेस क्या होता है? डायर्नल टेम्परेचर चेंजेस का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन, सो डायर्नल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? दिन के और रात के टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। आपको पता है डेजर्ट में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर रात में आप वहीं रुक जाओगे तो सर्दी में भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हो जाता है। सिंपल सा रीज़न है, ज़मीन जो है बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत ही जल्दी ठंडी भी होती है। सो डायर्नल टेम्परेचर यानी कि दिन का और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मिट्टी थी, गर्मी की वजह से क्या हो गई? एक्सपैंड हो गई, खुली हो गई, ताकि उसको एयर मिल सके, मॉइस्चर रिटेन कर सके। सर्दी हुई, रात को क्या हो गया? मौसम ठंडा हो गया, ठंडे मौसम की वजह से क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर से सिकुड़ जाएगी। तो क्योंकि जो डायर्नल टेम्परेचर है, दिन का और रात का टेम्परेचर काफ़ी अलग अलग है, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैकेनिकल और केमिकल आपकी वेदरिंग होती रहती है। बार बार क्या हो रहा है? पार्टिकल्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसमें कमज़ोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं, डिके फास्टर। और जो टोरेंशियल रेन होती है वो हेल्प, अभी जो बारिश होती है, कभी कभार जो बारिश होती है वो इनको हेल्प करती है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने। That means the weather debris in desert is moved by not only winds but also by rain और sheet wash। तो एक चीज़ समझनी है आपको कि जितनी भी डेजर्ट में फीचर्स हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे विंड्स की वजह से हों, रेन्स की वजह से, शीट वॉश की वजह से भी यहाँ पर आपकी मूवमेंट होती है। The wind moves fine materials and general mass erosion। द विंड मूव्स फाइन मटीरियल्स, जो विंड की वजह से छोटे छोटे फाइन मटीरियल्स होते हैं वो मूव करती है। जनरली बहुत ज़्यादा नहीं, मास की इरोजन करती है। जनरल मास इरोजन शीट वॉश या फिर फ्लड की वजह से होता है। स्ट्रीम चैनल्स इन डेजर्ट एरियाज आर ब्रॉड। जो स्ट्रीम के चैनल्स होते हैं यानी कि जहाँ से नदी गुजरती है वो काफ़ी चौड़े होते हैं, स्मूथ होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, यानी कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ पे जाके शुरू हो रहे हैं, कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं, और काफ़ी ब्रीफ टाइम यानी कि सिर्फ उतने समय के लिए जब बारिश होती है उतने समय के लिए वहाँ से पानी वानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाता है। मूविंग ऑन टू इरोजनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म्स यानी कि विंड की वजह से क्या चीज़ें खराब होंगी और एक लैंडफॉर्म बनेगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इरोजनल लैंडफॉर्म्स। पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स। Landscape's evolution in desert is primarily concerned with the formation and extension of pediments। ये बोल रहे हैं कि जो लैंडस्केप का एवोल्यूशन है डेजर्ट में, ये जनरली
फॉर्मेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ पेडिमेंट्स की वजह से होता है. जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू माउंटेन्स. माउंटेन के साइड में काफ़ी रॉकी फ्लोर होते हैं, पत्थर के फ्लोर्स होते हैं. एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेब्रिस. उनके जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ के यहाँ पे क्या होंगे, रॉकी से रॉकी सामान होगा, रॉकी चीज़ें होंगी, रॉकी पत्थर वगैरह पड़े होंगे, रॉकी प्लेटफॉर्म होता है विद और विदाउट, और जिसमें डेब्री नहीं होती है, मलबा नहीं होता है, जिनको हम पेडिमेंट्स बोलते हैं. ध्यान रखना है. पहाड़, अब आप दूसरी मैम जो थार डेजर्ट है वहाँ पे तो कोई पहाड़ नहीं है, थे वहाँ पहाड़. अरावली था ना पूरा, तो वहाँ पे अरावली की वजह से ही पहाड़ों के, एक पहाड़ के साइड में यहाँ पे एक रीजन होता है पहाड़ों के साइड में जहाँ बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेडिमेंट्स बोलते हैं. सच रॉकी फ्लोर्स फॉर्म थ्रू द इरोजन ऑफ माउंटेन फ्रंट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग. और ये रॉकी फ्लोर्स बनते कैसे हैं, जब माउंटेन का इरोजन होता है, माउंटेन की कोई भी चीज़, मिट्टी पत्थर गिर के नीचे गिर जाता है तो वहीं पे इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से बनते हैं. या फिर जो स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स यानी कि जब नदियाँ वहाँ से जाती हैं तो वो जो साइडवर्ड इरोजन करती हुई जाती हैं, उनकी वजह से वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है. या फिर शीट फ्लडिंग यानी कि पूरी की पूरी जब शीट माउंटेन की खिसक के नीचे आ जाती है तो उसकी वजह से भी नीचे की साइड में रॉकी प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पेडिमेंट्स बोल देते हैं. Erosion starts along the steep margins of the landmass or the steep sides of the tectonically controlled seep incision features over the landmass. तो जो erosion है वो कहाँ पे start होती है, जो landmass की steep margins यानी कि landmass steep margin, उसकी border जो काफ़ी ऊंची ऊंची border होती है, steep sides होती हैं उसकी, टेक्टोनिकली, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से कंट्रोल होती हैं, स्टीप इंसिजन फीचर्स ओवर द लैंडमास में फीचर. Once pediments are formed with a steep wash slope followed by cliff or free face above it, the steep wash slope and free face retreat backwards. तो ये बोल रहे हैं एक बार जब पेडिमेंट फॉर्म हो जाता है, उसकी जो स्लोप होती है, उसकी जो साइड्स होती हैं वो काफ़ी स्टीप होती हैं, ऐसे सीधी सीधी सी होती हैं, जिसके बाद एक क्लिफ होता है, ऐसे ऐसे क्लिफ सा होता है, और फ्री फेस नीचे की तरफ. ये हमने देखा माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स. इस तरीके से माउंटेन्स के नीचे पेडिमेंट्स के नीचे आपके एक क्लिफ सी बनती है, उसके बाद एक फ्री फेस होता है. द स्टीप वॉश स्लोप एंड फ्री फेस रिट्रीट बैकवर्ड्स. और धीरे धीरे इरोजन की वजह से क्या होता है, ये जो स्टीप वॉश स्लोप होता है, स्टीप सा स्लोप, और फ्री वॉश, ये बैकवर्ड यानी कि ऐसे गिरने लगता है, स्लम्प देखा था ना हमने, इस तरीके से फैलने लगते हैं. दिस मेथड of erosion is termed as parallel retreat of slopes through back wasting. इसको हम क्या बोलते हैं, बैक वेस्टिंग बोलते हैं, जिसमें जो स्लोप्स हैं वो पैरेलली खिसक रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं. यस, तो इनको हम क्या बोलते हैं, बैक वेस्टिंग बोलते हैं, यानी कि जो स्लोप्स हैं जो नीचे खिसक जाती हैं, दे आर नोन एज बैक वेस्टिंग. So through parallel retreat of slopes, the pediments extend backward at the expense of mountain front, and gradually the mountain gets reduced, leaving an inselberg which is the remnant of the mountain. इसके बाद क्या होता है, जो पैरेलल रिट्रीट यानी कि जो स्लोप है वो नीचे खिसकता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है. रिट्रीट मतलब वापस जाना. जो पेडिमेंट्स हैं वो बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ बड़ी होती जाती हैं, खिसकती जाती हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ माउंटेन फ्रंट. माउंटेन का फ्रंट यानी कि माउंटेन खिसक के नीचे पहुंचता जाता है, और धीरे धीरे करके माउंटेन नहीं रहता है, छोटा सा इंसेलबर्ग, माउंटेन का ही बच्चा मान लो आप, बस मतलब माउंटेन अट गया, नीचे के कुछ पार्ट्स रह गए हैं जिनको हम इंसेलबर्ग बोलते हैं. इंसेलबर्ग रह जाता है जो कि रेमिनेंट है माउंटेन का. रेमिनेंट है मतलब जो कि माउंटेन की याद दिलाता है. रेमिनेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो आपको किसी और चीज़ की याद दिलाए. सो इंसेलबर्ग एक रेमिनेंट बन जाता है माउंटेन का. दैट्स हाउ द हाई रिलीफ इन डेजर्ट एरिया इज रिड्यूस्ड. और इस तरीके से जो ऊंचे ऊंचे प्लेट्यूज, रॉकी प्लेट्यूज धीरे धीरे करके आपके रिड्यूस होते हैं, लो फीचरलेस, यानी कि इनमें कोई फीचर नहीं बनता है, फीचरलेस प्लेन्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेडी प्लेन्स. पेडी का मतलब होता है रिलेटेड टू फुट. तो माउंटेन के फुट पे जब प्लेन्स बन जाते हैं तो उनको हम क्या बोल देते हैं, पेडी प्लेन्स. नाउ प्लायास. प्लेन्स आर बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट. डेजर्ट में सारा प्लेन होता है, आपको डेजर्ट में पहाड़ नहीं मिलेंगे, प्लेट्यूज नहीं मिलेंगे. तो जनरली जो प्लेन एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म होता है आपका डेजर्ट में. इन बेसिन्स विद माउंटेन्स एंड हिल्स अराउंड एंड अलॉन्ग द ड्रेनेज इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन. ये बोल रहे हैं
कि इन बेसिन्स ऐसे प्लेन एरिया जहाँ पे जो माउंटेन्स और हिल्स आसपास, प्लायास क्या होगा, बीच में प्लेन, आसपास पहाड़, तो उसके आसपास पूरे हिल्स होते हैं, अराउंड एंड अलोंग पूरे आसपास हिल्स होते हैं. द ड्रेनेज इज टुवर्ड्स दी सेंटर. अब आसपास सारे पहाड़ होंगे तो क्या होगा, जितना भी ड्रेनेज यानी कि जो भी पानी आता है वो नीचे की साइड हर पहाड़ से, मान लो पहाड़ बीच में जो एरिया है वो आपका प्लेन एरिया होता है, जिसको हम प्लाया बोलते हैं. सारा ड्रेनेज यानी कि जितनी भी नदी का पानी होगा वो सारा का सारा इस प्लाया में आके गिरेगा. ग्रेजुअल डिपोजिशन, और इसी की वजह से धीरे धीरे करके यहाँ पे डिपोजिशन होने लगती है, ग्रेजुअल धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिशन होने लगती है सेडिमेंट्स की फ्रॉम बेसिन मार्जिन. A nearly level plane forms at the center of the basin. और एक लेवल प्लेन यानी कि सीधा सा प्लेन फॉर्म हो जाता है एकदम सेंटर में. इन टाइम्स ऑफ सफिशिएंट वाटर, जब काफ़ी पानी भर जाता है यहाँ पे तो एक लेक बन जाती है जिसको हम प्लाया लेक बोल देते हैं. पानी सूख जाता है तो प्लेन एरिया बन जाता है जिसको हम प्लाया लैंडफॉर्म बोल देते हैं. वाटर कवर्ड बाय अ शैलो वाटर बॉडी होती है. इन शैलो लेक्स को हम प्लायाज बोलते हैं. जो वाटर इज रिटेन्ड ओनली, यहाँ पे जो वाटर है वो काफ़ी कम समय के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो जाती है और पीछे सिर्फ सॉल्ट की डिपोजिशन हो जाती है. प्लाया प्लेन्स यानी कि अब यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट हो जाता है जिनको हम एल्कलाई फ्लैट्स भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है, पानी था, पानी तो उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, नमक पीछे रह गया. अब नमक पीछे रहने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाते हैं, अल्कलाई फैट्स. क्या बन जाते हैं, एल्कली फ्लैट्स, यानी कि यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. डिफ्लेशन, हॉलोज एंड केव्स. ये बोल रहे हैं आप डिफ्लेशन, हॉलो. डिफ्लेशन यानी कि सामान को उठा के ले जाना, हॉलो यानी कि गड्ढा, केव यानी कि गुफा. तो वेदर्ड मैंटल फ्रॉम ओवर द रॉक और बेयर सॉइल. मेंटल वेदर्ड यानी कि टूटा फूटा जो मैंटल का सामान है रॉक के ऊपर से या मिट्टी के ऊपर से, ये हवा की मूवमेंट, विंड के फ्लो की वजह से हिल जाता है. हमने डिफ्लेशन में देख लिया था कि पत्थर पे जो मिट्टी पड़ी होती है, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, विंड के करंट यानी कि विंड की मूवमेंट की वजह से साथ में मूव करने लगते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि हवा के डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. दिस प्रोसेस में क्रिएट शैलो डिप्रेशंस अलोंग डिफ्लेशन हॉलोज. इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से, दिस प्रोसेस की वजह से शैलो डिप्रेशंस यानी कि गड्ढे बन सकते हैं. शैलो यानी कि बहुत गहरे गड्ढे नहीं होते, हल्की सी डिप्रेशन होने लगती है, जिनको हम क्या कह देते हैं, डिफ्लेशन हॉलोज. यानी कि यहाँ मिट्टी पड़ी थी, यहाँ पत्थर पड़ा था, हवा आई, पत्थर उठा के पीछे गड्ढा, खाली जगह रह जाती है, जिसको हम डिफ्लेशन हॉलोज बोलते हैं. डिफ्लेशन ऑल्सो क्रिएट्स न्यूमरस. डिफ्लेशन की वजह से काफ़ी सारे स्मॉल पिट्स, गड्ढेज बन जाते हैं. कैविटीज, यानी दांत में छेद हो जाता है ना, कैविटी. अब क्या हुआ है, दांत में कैविटी कैसे हुई है, क्योंकि दांत का एक पार्टिकल सड़ गया, एक पार्ट सड़ गया और वो खाने के साथ आप ले गए या जैसे भी निकल गया, वहाँ पे कैविटी, गड्ढा बन जाता है. उस तरीके से जब कोई सामान हवा के साथ साथ मूव कर जाता है, तो जब वो पीछे मूव कर जाता है तो पीछे क्या बच जाती है, गड्ढा बन जाता है या कैविटी रह जाती है. द रॉक फेसेस सफ़र इम्पैक्ट. जो रॉक होता है उसको काफ़ी इम्पैक्ट का फेस करना पड़ता है. एब्रेजन होती है हवा की वजह से, हवा में जो सैंड घुल के आ रही है उससे एब्रेजन होती है. और पहले क्या बनते हैं, थोड़े से गड्ढे बनेंगे, फिर बार बार हवा आती रहेगी. तो इनको हम ब्लो आउट्स बोल देते हैं. क्या बन जाते हैं, ब्लो आउट्स बन जाते हैं. और कुछ ये जो ब्लो आउट होते हैं, ये गड्ढे होते हैं, ये गहरे हो जाते हैं और चौड़े हो जाते हैं, जिसके बाद हम उनको केव्स बोल देते हैं. नेक्स्ट इज योर मशरूम टेबल एंड पेडिस्टल रॉक्स. मशरूम सबने देखा है, नीचे से पतला ऊपर से चौड़ा, तो मशरूम रॉक होती है. मशरूम रॉक मैम ऐसे कैसी रॉक होती है, पत्थर, बस कुछ नहीं है, एक चौड़ा सा पत्थर था जो कि डेजर्ट के बीच में था. अब क्या हुआ, जब पत्थर ये जो डेजर्ट के बीच में था, साइड्स नीचे, हवा ऊंची नहीं चलती, नीचे हवा चली, नीचे की हवा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि जो पत्थर था उसके जो नीचे का मटेरियल था वो सॉफ्ट रॉक का बना था, ऊपर का मटेरियल था जो हार्ड रॉक का बना था. इसकी वजह से क्या हुआ, जब हवा आई तो उसने सॉफ्ट रॉक को इरोड कर दिया. ऊपर का जो हार्ड रॉक था वो इरोड हो नहीं पाया, जिसकी वजह से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है. मशरूम रॉक्स बोलते हैं जिनको, आप देख सकते हो पिक्चर में, मशरूम रॉक्स इस तरीके की दिखती है. मैनी रॉक टेबल कैसे होगा, साइड से हो गई और ऊपर से हो गई, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको टेबल बोल देते हैं. मैनी रॉक आउटक्रॉप्स इन द डेजर्ट्स इजीली ससेप्टेबल टू विंड डिफ्लेशन एंड एब्रेजन आर वर्न आउट
quickly leaving some remnants of resistant rocks. क्या होता है, बहुत से जो पत्थर के आउटक्रॉप यानी कि जो पत्थर पड़ा होता है डेजर्ट में, वो आसानी से विंड में डिफ्लेशन की वजह से, एब्रेशन की वजह से टूट फूट जाता है और पीछे कुछ छोटी मोटी रॉक रेजिस्टेंट यानी कि जो कि विंड से लड़ पाती हैं, रेजिस्ट कर पाती हैं, वही वहाँ पे रह जाती हैं. पॉलिश्ड ब्यूटिफुली इन दी शेप ऑफ कुछ मशरूम के फॉर्म्स में विद अ स्लेंडर स्टॉक. स्लेंडर यानी कि काफ़ी पतली सी नीचे की डंडी होती है उनकी और काफ़ी राउंड चौड़ा गोल ऊपर का हिस्सा होता है जो कि पियर शेप्ड कैप की तरह ऊपर लगा होता है. आप देख सकते हो इमेज में. समटाइम्स द टॉप सरफेस इज ब्रॉड लाइक अ टेबल टॉप. कभी कभार क्या होता है, ऊपर का अगर राउंड होगा तो मशरूम हो जाएगा, ऊपर का अगर सीधा हो जाएगा तो उसको हम टेबल टॉप बोल देते हैं. एंड क्वाइट ऑफन द रेमिनेंट्स स्टैंड आउट लाइक पेडेस्टल्स. और कभी कभार ये पेडेस्टल्स की तरह लगता है. पेडेस्टल जहाँ पे आप स्टेज की तरह लगता है, जो स्टेज होता है ना जहाँ पे खड़े होकर स्पीच वगैरह डांस करते हो, कभी उस तरीके का लगता है तो हम इसको पेडिस्टल्स बोल देते हैं. तो आपकी मशरूम रॉक्स मशरूम की शेप में ऊपर से राउंड होंगी, नीचे से पतली होंगी. टेबल टॉप नीचे से पतली होंगी, ऊपर से टेबल की शेप में फ्लैट होंगी. और पेडिस्टल्स इस तरीके के होंगे जो स्टेज की तरह आपको लगेंगे. सो दीज वर योर इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो कि आपके विंड से बनते थे. डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हम आज शुरू नहीं करेंगे. वी विल बी स्टडिंग देम इन दी नेक्स्ट क्लास. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आपको कोई डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो और यू कैन आस्क मी फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल प्रोग्रेस विद प्राची. Thank you so much for sparing out time and watching this video. If you like the session, please do hit the like button and thank you and have a nice day.